A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यूपी एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पुलिस अधिनियम 1861 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने धारा 22 तक का अध्ययन कर लिया था। धारा 23 से शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। धारा 23 पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। इस धारा को धारा 20 के साथ पढ़ें। धारा 20 में पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकार के बारे में बताया गया है। तो और धारा 23 में पुलिस अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं कि पुलिस अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो देख लेते हैं। पुलिस अधिकारी को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी विधित आदेशों का पालन करना होगा। यानी कि पुलिस अधिकारी को अपने सीनियर या फिर अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए सभी विधित आदेशों का पालन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वारंटों का निष्पादन करना, यानी कि पुलिस अधिकारी को ऐसे सभी वारंटों का निष्पादन करना होगा जो उसके सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त बातों को संग्रहित करना और उसकी संसूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देना। सार्वजनिक उत्पातों का निवारण करना। उत्पात मतलब न्यूसेंस होता है। अपराधियों की खोज व उनकी गिरफ्तारी करना। गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष लाना। मदिरालय, जुआघर आदि का बिना वारंट निरीक्षण करना। पुलिस अधिकारी इत्तिला इत्यादि कर सकेंगे। धारा 24 में इसका प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट को अपराध की सूचना देना तथा अपराध किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार निकाले गए समन या वारंट या अन्य आदेशिका के लिए न्यायालय में आवेदन करना। तो इसका प्रावधान धारा 24 में किया गया है। दावाहीन यानी कि लावारिस संपत्ति का अधिग्रहण, धारा 25 में इसका प्रावधान है। तो ऐसी संपत्ति की सूची जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। यानी कि पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि ऐसी कोई संपत्ति है जो लावारिस है तो उसका वह अधिग्रहण करेगा और अधिग्रहण करने के बाद उसकी एक सूची बनाएगा जो कि जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। और ऐसी संपत्ति के व्ययन का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को होता है, न कि सेशन जज को। यदि कोई ऐसी संपत्ति है जो लावारिस है और उसके रख रखाव में कोई खर्चा आ रहा है तो उस खर्चे को राज्य सरकार वहन करती है। कल्लू वर्सेस राज्य के बाद में इस बात को कहा गया कि ऐसी संपत्ति के व्ययन का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को होता है, न कि सेशन जज को। अगला है लोक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखना। इसका प्रावधान धारा 31 में किया गया है। तो धारा 23 में हमने देखा कि पुलिस अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। आगे देखते हैं। धारा 26 मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। यानी कि हमने अभी तक देखा धारा 23 पढ़ी, धारा 24 पढ़ी, धारा 25 और धारा 26 यहाँ से आ गई। तो धारा 26 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। ये मजिस्ट्रेट संपत्ति जो बात कर रहा है लावारिस संपत्ति की बात कर रहा है ये। तो इसमें कहा गया है कि धारा 25 के अधीन अधिग्रहित संपत्ति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध करके और उन वस्तुओं का विनिर्देशन करते हुए उद्घोषणा निकाल सकेगा। उस संपत्ति का दावेदार व्यतीत उपस्थित होकर दावा करे। यानी कि धारा 26 में यह कहा गया है कि जो संपत्ति धारा 25 के अधीन अधिग्रहण की गई है मजिस्ट्रेट उसको निरुद्ध करके उन वस्तुओं को विनिर्देशन करते हुए उद्घोषणा निकाल सकेगा तथा यह उद्घोषणा निकालेगा कि उस संपत्ति का दावेदार व्यक्ति उपस्थित होकर दावा करे। दावा स्थापित करने वाला व्यक्ति उद्घोषणा निकाले जाने की तारीख से 6 माह के भीतर उपस्थित होकर दावा कर सकता है। तो धारा 26 में यह प्रश्न बन सकता है कि दावा स्थापित करने वाला व्यक्ति उद्घोषणा निकाले जाने की तारीख से कितने माह के भीतर आवेदन कर सकता है। तो उसके लिए 6 माह का प्रावधान है। 6 माह के भीतर उपस्थित होकर वह अपनी संपत्ति का दावा कर सकता है। आगे है कि 6 माह के भीतर दावा न करने पर मजिस्ट्रेट CRPC की धारा
459 के प्रावधानों के अधीन विक्रय का आदेश दे सकता है। यानी कि यदि किसी लावारिस संपत्ति का कोई स्वामी नहीं मिला है तो ऐसी संपत्ति को 6 माह के बाद सीआरपीसी की धारा 459 के प्रावधानों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट विक्रय का आदेश दे सकता है। आगे देखते हैं धारा 27, यदि कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता तो संपत्ति का अधिहरण। 6 माह के अंदर यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का या उसके आगामों का दावा नहीं करता तो वह मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन विक्रय कर दी जाएगी। देखिए, धारा 26 में भी संपत्ति का विक्रय हो रहा है और धारा 27 में भी संपत्ति का विक्रय हो रहा है। धारा 26 में जो संपत्ति का विक्रय हो रहा है वो सीआरपीसी की धारा 459 के अधीन होता है। 459 सीआरपीसी में 3 कंडीशन ऐसी बताई गई है जिसमें संपत्ति का विक्रय होता है। कौन कौन सी वो 3 कंडीशन है कि जब संपत्ति पर कब्जा करने वाला व्यक्ति अज्ञात है और अनुपस्थित है, तथा संपत्ति जो है शीघ्र ही नष्ट होने वाली है, तब उसका विक्रय कर सकता है। दूसरी कंडीशन यह है कि जब मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि संपत्ति को विक्रय करने से उसके वास्तविक स्वामी को कोई लाभ होगा। तीसरी कंडीशन यह है कि जब संपत्ति का मूल्य 10 रुपये से कम है। तो ये तीनों कंडीशन जब मिलती हैं तो वो धारा 26 में विक्रय कर दी जाती है, और जब ये तीनों कंडीशन से भिन्न कोई अन्य कंडीशन बनती है तो धारा 27 के अधीन संपत्ति को विक्रय की जाती है। तो धारा 27 में 6 माह के अंदर यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति या उसके आगमों का दावा नहीं करता तो वह मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन विक्रय कर दी जाती है। आगमों का तात्पर्य यह है कि जब संपत्ति धारा 26 के अधीन बेच दी गई तो उसमें बेची गई संपत्ति से जो भी विक्रय मूल्य आया या जो भी लाभ हुआ उसको आगम हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं कि इस प्रकार विक्रय की गई संपत्ति का आगम यदि उस पर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता तो वह राज्य सरकार के व्यय अधीन होगी। यानी कि ये बात हमने पीछे भी बताई थी धारा 26 में कि ऐसी संपत्ति है जिसको रख रखाव में कोई खर्चा आ रहा है तो उस खर्चे का व्यय कौन करेगा, वो राज्य सरकार करेगी। तो धारा 26 में भी संपत्ति विक्रय होती है और धारा 27 में भी संपत्ति विक्रय होती है। आगे देखते हैं धारा 29, कर्तव्य आदि की उपेक्षा के लिए शास्तियां। शास्तियां मतलब सजा, दंड। तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक या अधिक के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध किया जाता है, 3 माह से अनाधिक के वेतन की शास्ति या 3 माह से अनाधिक के लिए कठोर श्रम सहित कारावास से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 29 में कर्तव्य आदि की उपेक्षा के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 29 के बारे में हमने सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में भी देखा था कि सेक्शन 9 के उल्लंघन पर धारा 29 के तहत दंड दिया जाएगा, सेक्शन 10 के उल्लंघन पर धारा 29 के तहत दंड दिया जाएगा। तो धारा 29 में कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। क्या क्या दंड होगा कि 3 माह से अनाधिक का वेतन उसका रोक दिया जाएगा या 3 माह से अनाधिक के कठोर श्रम सहित कारावास से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कौन कौन से कार्य हैं देख लेते हैं। यदि वह अपने कर्तव्य का अतिक्रमण करता है, अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है या फिर जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है, सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों का जानबूझकर भंगीकरण करता है, अपने कर्तव्यों से 2 माह पूर्व सूचना दिए बिना प्रत्याहरण, यानी कि अपने कर्तव्यों से 2 माह पूर्व बिना सूचना के वो गायब रहता है या फिर अपने कर्तव्यों को बिना सूचना दिए कहीं और संलिप्त रहता है, अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहना, पुलिस कर्तव्य से भिन्न किसी अन्य नियोजन में लगना। नियोजन मतलब कार्य होता है कि पुलिस कर्तव्य जो उसको पुलिस कर्तव्य दिए गए हैं उन कार्यों से भिन्न किसी अन्य कार्य में लगना, यह भी इसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। कायरता, उसमें कायरता पाई गई है किसी कार्य को लेकर के तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। पुलिस अभिरक्षा में किसी के साथ अवैध हिंसा, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लेता है, अपनी अभिरक्षा में लेता है और उसके साथ कोई अवैध हिंसा करता है तो भी धारा 29 के अधीन उसको दंडित किया जाएगा।
इसके लिए आवश्यक क्या है? मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको दोषी होना पड़ेगा। आगे देखते हैं। धारा 30 लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन और उनको अनुज्ञप्ति देना। जिला पुलिस अधीक्षक या अपर जिला पुलिस अधीक्षक या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक या संयुक्त जिला पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे लोक सड़कों, लोक मार्गों या अन्य आम रास्तों में समस्त जमाव और जुलूस के आचरण के अवसर पर या अपेक्षित रूप से निर्दिष्ट कर सकेगा कि किन मार्गों तथा किन जुलूस किस समय जुलूस जा सकेंगे। यानी कि जो जिला पुलिस अधीक्षक है, अपर जिला पुलिस अधीक्षक है, सहायक जिला पुलिस अधीक्षक है या फिर संयुक्त जिला पुलिस अधीक्षक है, इन लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी मार्ग पर कोई जुलूस निकाला जा रहा है या फिर कोई जमाव निकाला जा रहा है तो उसके लिए कौन सा रास्ता सही होगा, कौन सा रास्ता सही नहीं होगा, उसके लिए जो है ये निर्दिष्ट कर सकते हैं। ऐसे मार्ग को, ऐसे समय को निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया है। पुलिस अधिकारी जमावों और जुलूसों को केवल विनियमित कर सकते हैं, उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभा व सम्मेलन करने का अधिकार अनुच्छेद 19B के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। यानी कि पुलिस अधिकारी जो है वो जमावों को और जुलूसों को केवल विनियमित कर सकते हैं, उनको प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। लोक जमावों और जुलूसों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार डीएम एसडीएम को दिया गया है। इस धारा के अधीन ऐसी किसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई सभा करनी है, कोई जुलूस निकालना है, तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी होगी। परमिशन कौन देगा? डीएम या फिर एसडीएम देगा। और ऐसी परमिशन के लिए, ऐसे परमिशन के आवेदन के लिए उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मार्गों में संगीत को विनियमन करने की शक्ति धारा 30(4) के तहत पुलिस अधिकारी यानी कि पुलिस अधीक्षक को प्रदान की गई है। जो जुलूस या जमाव में कोई संगीत बजाया जा रहा है, उस संगीत को विनियमित करने की शक्ति पुलिस अधीक्षक को दी गई है धारा 30(4) के तहत। केवल त्योहारों आदि के अवसर पर मार्गों में संगीत की तीव्रता को विनियमित करने का अधिकार है, उसे रोकने का अधिकार नहीं है। यानी कि पुलिस अधीक्षक जो है वो केवल त्योहारों आदि के अवसर पर मार्गों में संगीत की तीव्रता को विनियमित कर सकता है, उन पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन उसको रोक नहीं कर सकता है। जैसे तेज आवाज को धीमा करा देना। धारा 30(a) अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों के संबंध में शक्तियां। यह धारा 1985 में जोड़ी गई है। यह जो धारा 30 के अधीन अनुज्ञप्ति दी जाती है, यानी कि परमिशन ली जाती है जमावों और जुलूस को निकालने के लिए, उसके उल्लंघन पर जो है सख्ती का प्रावधान धारा 30(a) में किया गया है। क्या कहा है कि धारा 30 के अधीन प्रदत्त किसी जुलूस या सभा को बुलाने की अनुज्ञप्ति की शर्तों का यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो थाने का भार साधक अधिकारी या उससे उच्चतर श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी ऐसे जुलूस या सभा को रोक सकेगा या फिर बिखर जाने का आदेश दे सकेगा। यानी कि जो अनुज्ञप्ति धारा 30 के अधीन दी गई है उसमें कोई शर्तें लगा दी गई हैं, यदि उन शर्तों का कोई उल्लंघन करता है तो फिर धारा 30(a) के तहत थाने का भार साधक अधिकारी या उससे उच्चतर श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी ऐसे जुलूस या सभा को रोक सकेगा या फिर उसको बिखर जाने का आदेश दे सकेगा। यदि ऐसे बिखर जाने के आदेश या रोके जाने के आदेश का पालन करने से इनकार किया जाता है या उपेक्षा की जाती है तो वह विधि विरुद्ध जमाव समझा जाएगा। विधि विरुद्ध जमाव का प्रावधान कहां पर आईपीसी में परिभाषा धारा 141 में है। विधि विरुद्ध जमाव के बिखराव के लिए सिविल बल का प्रयोग किया जाता है धारा 129 सीआरपीसी में, और विधि विरुद्ध जमाव के बिखराव के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाता है धारा 130 सीआरपीसी के तहत। आगे देखते हैं। धारा 31 पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। तो पुलिस का यह भी कर्तव्य है कि पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। धारा 32 ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए दंड।
तो इस धारा में धारा 30, धारा 30A और धारा 31 के अधीन निकाले गए आदेशों के विरोध के लिए या अवज्ञा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर 200 रुपये से अनधिक का होगा। धारा 32A सामूहिक ड्रिल एवं सामूहिक प्रशिक्षण का निषेध का प्रावधान किया गया है। यह धारा CRPC की धारा 144A के समान है। जिला मजिस्ट्रेट यदि सुरक्षा या शांति के लिए आवश्यक समझता है तो सामूहिक ड्रिल यानी कि शस्त्र सहित या सामूहिक प्रशिक्षण को प्रतिषिद्ध के लिए सार्वजनिक नोटिस निकाल सकता है। इसका मतलब यह है कि जिला मजिस्ट्रेट को यदि लगता है कि ऐसा कोई सामूहिक ड्रिल मतलब परेड होता है, सामूहिक ड्रिल ऐसा कोई सामूहिक ड्रिल है जो लोक शांति के लिए खतरा है या लोक सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वो उसको प्रतिषिद्ध करने के लिए सार्वजनिक नोटिस निकाल सकता है। ऐसा आदेश जारी करने की तिथि से 3 मास तक लागू रह सकता है, परंतु राज्य सरकार इसे 6 माह और अधिक बढ़ा सकती है, अर्थात ऐसे आदेश की अवधि कुल मिलाकर 9 माह तक की हो सकती है। इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को स्वयं द्वारा या किसी व्यक्ति के आवेदन पर परिवर्तित कर सकता है। तो जिला मजिस्ट्रेट को इसकी शक्ति दी गई है कि वह ऐसे आदेश को अपने आप द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के आवेदन पर परिवर्तित कर सकता है। राज्य सरकार ऐसे आदेश को स्वयं द्वारा या किसी व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है। तो राज्य सरकार भी अपने विवेक से स्वयं द्वारा या किसी व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है। जिला मजिस्ट्रेट को विखंडित करने की शक्ति नहीं दी गई है, जबकि राज्य सरकार को विखंडित करने की शक्ति दी गई है। धारा 32B धारा 32A के आदेश के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि 6 माह तक के कारावास या 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड का प्रावधान या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे उल्लंघन के अपराध संज्ञेय अपराध होंगे, अर्थात ऐसे अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।